आज हम बात करेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में। प्राइस अर्निंग रेशियो है क्या? ये एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो हमें हेल्प करती है ये पता करने में कि एक पर्टिकुलर स्टॉक क्या एक फेयर प्राइस के बहुत ऊपर ट्रेड कर रही है या वो बहुत नीचे ट्रेड कर रही है। तो एक अंदाजा लगाना जरूरी होता है एज एन इन्वेस्टर कि हम अगर किसी स्टॉक को खरीदने का कंसिडरेशन कर रहे हैं तो क्या इस प्राइस पे हमें वो स्टॉक खरीदना भी चाहिए कि नहीं। आइडियली स्पीकिंग इस प्रोसेस को इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहिए, पर काफी लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन की मेथड पता नहीं है। तो उस केस में एक न्यू इन्वेस्टर, एक बिगिनर, एक स्टॉक को अगर वैल्यू करना चाहता है तो वो एक प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड के थ्रू भी कर सकता है। दो ये मेथड इतना रिलायबल नहीं है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, बट एक ब्लाइंड इन्वेस्टिंग से तो ये बेटर ही होगा कि किसी भी स्टॉक को अगर खरीदना है तो पहले उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो एनालिसिस कर लें। और ये एनालिसिस हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इससे एक आइडिया मिलेगा कि एट द करंट प्राइस लेवल्स इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर इसको नीचे आने दो तभी खरीदा जाएगा। आप अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे एक स्टॉक है जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो लगभग 30.09 है। इस वैल्यू को देख के क्या ये जज करना आसान है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है? अगर हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है पीई रेशियो का तो सिर्फ इस एक नंबर को 30.9 को देख के हम जज नहीं कर सकते कि ये प्राइस करेंटली सही प्राइस है कि नहीं ट्रेड करने के लिए। पर एक नंबर आपको और दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि एक प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा है। यहां इंट्रिंसिक वैल्यू, जो एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू है इस कंपनी की, वो करीब 2007 रुपीज है और आज के डेट में ये स्टॉक जो है करीब 3390 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। तो ये जो कंपैरिजन है प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में, इसी को कहते हैं प्राइस वैल्यूएशन करना। कि हमने एक इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट किया, उसको प्राइस के साथ कंपेयर किया और अगर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है और अगर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है तो वो अंडर वैल्यूड है। तो इस तरह से प्राइस वैल्यूएशन करना इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के थ्रू काफी आसान हो जाता है। पर क्या आप सिर्फ पीई रेशियो देख के ऐसी एस्टिमेशन कर सकते हैं? आप नहीं कर पाओगे। बट यहां पर एक बात कहने वाली बात यह भी है कि अगर ऐसा इन्वेस्टर जिसको कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन वो नहीं कर सकता तो उस केस में क्या वो ब्लाइंड इन्वेस्टिंग करे? नहीं, उससे बेटर होगा कि वो प्राइस अर्निंग रेशियो का कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझे और प्राइस अर्निंग रेशियो कॉन्सेप्ट का हेल्प लेके अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो हमें सीखना पड़ेगा कि प्राइस अर्निंग रेशियो की इंटरप्रिटेशन हम करें कैसे। जैसे आपने देखा अभी प्राइस अर्निंग रेशियो 30 है, इसका क्या मतलब है? क्या ये ज्यादा है, क्या ये कम है? ये एनालिसिस हम कैसे कर पाएंगे? प्राइस अर्निंग रेशियो की इंटरप्रिटेशन सही से हो पाए उससे पहले हमें जानना होगा कि ये प्राइस अर्निंग रेशियो है क्या, इसकी फॉर्मूला क्या है। तो लेट्स सी दिस प्राइस अर्निंग रेशियोज फॉर्मूला। अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला देखेंगे तो इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला फॉर्मूला होगा प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर और दूसरा फॉर्मूला हो सकता है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि कंपनी के प्राइस को या मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम अर्निंग पर शेयर या नेट प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक स्टॉक की प्राइस है 1000 रुपीज और उसकी अर्निंग पर शेयर है 100 रुपीज, तो उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी हो जाएगी?
1000 डिवाइडेड बाय 100 इज 10। तो एक स्टॉक की प्राइस अर्निंग रेशियो आ रही है 10। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है उसकी प्राइस अभी अपने अर्निंग पर शेयर के 10 गुना प्राइस पे ट्रेड कर रही है। प्राइस अर्निंग रेशियो के फॉर्मूला को और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हम प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करके पी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी कि एक कंपनी की हमने अर्निंग पर शेयर ऑफ लास्ट 4 क्वार्टर्स निकाल के रखी है। किसी भी कंपनी का अगर प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट ओपन करें और क्वार्टरली रिपोर्ट में लास्ट 4 क्वार्टर्स के अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट को नोट कर लें अपने एक्सेल शीट में। तो हमने वैसा ही किया है, हमने उसकी अर्निंग पर शेयर नोट कर ली है प्लस हमने उसकी नेट प्रॉफिट भी नोट कर ली है लास्ट 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर की जो अर्निंग पर शेयर हमने नोट की है उसको हम ऐड अप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का फॉर्मूला है ये ऐड अप करने के बाद जो अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो नंबर आता है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स मींस लास्ट 4 क्वार्टर्स के अर्निंग पर शेयर। तो लास्ट 4 क्वार्टर में इस स्टॉक का अर्निंग पर शेयर आ रहा है 98.75। इस स्टॉक की करेंट प्राइस 26.14 रुपीस है। तो उस हिसाब से अगर इसकी हम फॉर्मूला कैलकुलेट करें, करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो ये जो वैल्यू आता है वो 26.47 आता है। तो इस तरह से हमने इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कर ली। करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ऑफ ट्रेलिंग 12 मंथ्स मींस लास्ट 4 क्वार्टर्स के। इसी को अगर हम मार्केट कैप के फॉर्मूला से कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहले पिछले 4 क्वार्टर्स का नेट प्रॉफिट नोट कर लें, उसके बाद उस 4 क्वार्टर्स के नेट प्रॉफिट को ऐड कर लें तो आपको ट्रेलिंग 12 मंथ्स पैट पता चल जाएगा। इस केस में ये करीब 66,300 करोड़ के आसपास है। और उस स्टॉक का मार्केट कैप नोट कर लें, गूगल भी कर सकते हैं, मनी कंट्रोल से भी जाके पता कर सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट, इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट, इन सब वेबसाइट से जाके आप उसकी मार्केट कैप नोट कर लें और यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें। और प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय ट्रेलिंग 12 मंथ्स नेट प्रॉफिट। पैट मींस नेट प्रॉफिट। तो इस हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया तो सेम स्टॉक की जिसकी ईपीएस प्राइस और ईपीएस फॉर्मूला के हिसाब से 26.47 आया था और मार्केट कैप और पैट के हिसाब से वो 26.48 आया है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट डोंट माइंड दैट। ये इस तरह का कैलकुलेशन प्राइस अर्निंग रेशियो के लिए हम करते हैं। तो ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया अभी, ये इसको कहते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स प्राइस अर्निंग रेशियो। अब एक प्राइस अर्निंग रेशियो और भी आती है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड पीई। फॉरवर्ड पीई माने हम पीछे का ईपीएस नहीं कंसिडर करेंगे, हम फॉरवर्ड पीएस मींस आज से 1 साल बाद उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा, उस ईपीएस को हम आज के प्राइस से कंपेयर करके देखेंगे कि वो प्राइस अर्निंग रेशियो कितना आता है। तो वो कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने आज का जो ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस है उसको नोट किया हुआ है। वो कितना था? 98.75। सपोज हमने उस कंपनी के बारे में उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ी है, हमने कुछ एक्सपर्ट्स की एनालिसिस भी पढ़ी है और हमें एक अंदाजा लगता है पास्ट ट्रेंड को देख के या फिर एक्सपर्ट्स एनालिसिस को देख के। कभी कभी कंपनी खुद भी अपनी ग्रोथ फोरकास्ट करती है, तो उसको देख के सपोज हमें लगा कि ये कंपनी करीब 8% के हिसाब से ग्रो करेगी इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो इसका मतलब अगर आज इसका ईपीएस 98.75 है
तो एक साल बाद ये ईपीएस बढ़ के, जो फॉरवर्ड ईपीएस है, ये बढ़ के करीब 106.65 हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड पीई, फॉरवर्ड ईपीएस है, आज का ईपीएस नहीं, आज से एक साल के बाद। ये एक फोरकास्ट है, ये हम एक एजम्पशन कर रहे हैं। और सपोज आज के डेट में स्टॉक का प्राइस 2614 है, 2614 रुपए। तो इस स्टॉक का फॉरवर्ड पीई, इसको हम बोलेंगे, तो इस स्टॉक का फॉरवर्ड पीई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2614 डिवाइडेड बाय 106.65। तो ये इसका फॉरवर्ड पीई हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इस प्राइस अर्निंग रेशियो का इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। पीई रेशियो इंटरप्रिटेशन के लिए जो पहला रूल हम यूज करेंगे उसको हम नाम देंगे पीई 15 रूल। पीई 15 रूल क्या है कि किसी भी स्टॉक की अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 15 से कम है तो उसको हम इन जनरल अंडरवैल्यूड मानेंगे, और किसी भी स्टॉक की प्राइस अर्निंग रेशियो अगर 15 के ऊपर जाती है तो हम उसको ओवर वैल्यूड मानेंगे। तो एक स्टॉक अगर इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो 30 आ रही है तो उसको हम ओवर वैल्यूड स्टॉक मानेंगे। लेकिन इस चीज को समझने के लिए एक चीज ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ये P15 को एक बेंचमार्क क्यों माना गया है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो P15 का रूल है ये बहुत पुराना हो गया है, इसको यूज नहीं करना चाहिए, पर ये सही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, और उस लॉजिक को अगर आप समझ लें तो आपको पता चलेगा कि ये जो P15 वाला रूल है ये कोई इररेलेवेंट रूल नहीं है, और ये कोई ऐसा रूल नहीं है जो आज के डेट में हम फॉलो ही नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है अर्निंग यील्ड। वो अर्निंग यील्ड क्या है? अर्निंग यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला याद रखेंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो क्या हो जाएगा? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस। सपोज एक कंपनी है जो 100 रुपए में हमने खरीद ली, पूरी कंपनी हमने 100 रुपए में खरीदी। सपोज एक साल बिजनेस किया उस कंपनी ने, और उस कंपनी ने 10 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। आज हमने 100 रुपए खर्च किया और एक साल बाद उस कंपनी ने हमें 10 रुपए का प्रॉफिट दिया। इसको एक इंटरेस्ट के रूप में आप मान सकते हैं कि हमने एक 100 रुपीज का फिक्स डिपॉजिट खरीदा और एक साल बाद उस फिक्स डिपॉजिट ने हमें 10 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। एफडी के टर्म्स में अगर सोचें तो इंटरेस्ट यील्ड कितना है? 10%। यहां पर स्टॉक के रिस्पेक्ट में हमको समझना पड़ेगा कि उस स्टॉक ने हमें 10 रुपए का प्रॉफिट कमा के दिया, तो 10% अर्निंग यील्ड हो गया। इस अर्निंग यील्ड को आप अपने एक किसी भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करें। आप कहेंगे बैंक के फिक्स डिपॉजिट से क्यों कंपेयर करना है? तो देखिए, आप एज एक इन्वेस्टर हो, आपके पास 100 रुपए थे, आपने उससे एक स्टॉक खरीद लिया। आप उस 100 रुपए से आप स्टॉक नहीं खरीद के आप एक बैंक का फिक्स डिपॉजिट भी खरीद सकते थे, पर आपने डिसाइड किया स्टॉक खरीदना है। तो क्या ये स्टॉक जो अभी आपने खरीदा है, क्या ये एटलीस्ट बैंक डिपॉजिट से बेटर रिटर्न दे रहा है कि नहीं? ये कैसे कंपेयर करेंगे? तो आज के डेट में सपोज एक बैंक डिपॉजिट है, एक फिक्स डिपॉजिट है जो आपको 6.5% पर एनम का इंटरेस्ट देती है। तो आपने इस वाले रिटर्न को 6.5% को छोड़ के आपने एक स्टॉक खरीदा। क्या वो स्टॉक 6.5% से ज्यादा का रिटर्न दे रही है? ये आपको पूछना पड़ेगा। अभी यहां पर आता है P15 रूल। P15 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/15, जो करीब करीब 6.67% आ रहा है। 1/15 इज 6.67%। अब एक स्टॉक जो आपको 6.67% से कम का अर्निंग यील्ड दे रही है, उस स्टॉक को तो भले आप ना ही खरीदें। अब एक स्टॉक है जो 1/30 का अर्निंग यील्ड पे ट्रेड कर रही है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? करीब 3.33%। तो एक स्टॉक आप 3.33 अर्निंग यील्ड के रिटर्न पे क्यों खरीदेंगे? उससे अच्छा तो आप बैंक का फिक्स डिपॉजिट ही खरीद लो जो रिस्क फ्री भी है। तो ये कॉन्सेप्ट है P15 का, कि P15 मींस अर्निंग यील्ड इक्वल्स टू 6.67%। तो कोई भी स्टॉक जो 6.67 से ज्यादा का आपको अर्निंग यील्ड कमा के दे रही है, आप उसी को खरीदें। तो वो कब हो पाएगा?
जब उसकी पी 15 या 15 से कम है। तो ये एक लॉजिक है पी 15 रूल का। इसके एक्सेप्शंस भी है, हम आगे देखेंगे कि मैक्सिमम स्टॉक आजकल स्टॉक मार्केट में पी 15 के ऊपर ही ट्रेड करती है। अच्छी स्टॉक, बुरी स्टॉक जो कुछ है वो कम भी करती है। कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिसकी पी बहुत ही कम होती है। स्टील सेक्टर 3, 4, 5, 6, 7 के लेवल पे रहती है। तो डिपेंडिंग ऑन सेक्टर्स पी चेंज होता रहता है, पर एक थंब रूल है पी 15 का। आप उस लॉजिक को समझ गए होंगे कि वो पी 15 इंपॉर्टेंट क्यों है एक इन्वेस्टर के लिए। अर्निंग यील्ड को याद रखना है यहाँ पे। दूसरा पी इंटरप्रिटेशन का एक मेथड है, वो है पीयर कंपैरिजन मेथड। पीयर कंपैरिजन मेथड में आप क्या कर सकते हो, आप एक स्टॉक जो सपोज आप खरीदना चाहते हो, उस स्टॉक को आपको देखना है कि उसकी पी कम है या ज्यादा है। उस स्टॉक के कंपटीटर की एक लिस्ट खोलें और चेक करें कि इस स्टॉक की पी इतनी है, उसके कॉम्पिटिटर्स की अभी कितनी है। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कुछ स्टॉक जो फार्मा सेक्टर की स्टॉक है, हमने उसके कॉम्पिटिटर की एक लिस्ट खोली हुई है। अब जैसे सन फार्मा, वो आज के डेट में पीई 15 पे ट्रेड कर रही है। उसकी एक कॉम्पिटिटर है डिवीज लेबोरेटरीज, उसकी जो पी रेशियो है वो करीब 30 है। जो सिप्ला कंपनी है उसकी पी रेशियो करीब 34 है। तो इस लिस्ट को देख के आप ये कह सकते हैं कि वो जो पी 30 वाली जो स्टॉक थी वो अपने कॉम्पिटिटर के पी रेशियो से कम पे ट्रेड कर रही है। तो यहां पर हम एक सेफ अजम्पशन कर सकते हैं कि विद इन दैट सेक्टर इट लुक्स लाइक दैट पी 30 स्टॉक इज ट्रेडिंग एट एन अंडरवैल्यूड लेवल। ये एक दूसरा एजम्पशन है। पहले पी 15 से हमने कंपेयर किया तो ज्यादा लग रहा था, पर अभी कॉम्पिटिटर एनालिसिस हमने किया तो लग रहा है कि नहीं, ये पी 30 तो सही लेवल है, ये इतनी ऊपर भी नहीं है। एक तीसरा मेथड है पी की इंटरप्रिटेशन करने के लिए, इसको कहते हैं पीईजी मेथड, प्राइस अर्निंग ग्रोथ मेथड। ये सबसे इफेक्टिव मेथड है चेक करने का क्या ये स्टॉक अगर एक पर्टिकुलर पी पे ट्रेड कर रही है तो ये ओवर वैल्यूड है कि नहीं। पहले हमने देखा था पी 15, फिर हमने देखा पीयर एनालिसिस, अब ये है पीईजी मेथड। पीईजी मेथड में क्या करना है, आप एक स्टॉक का पिछले 5 साल का ईपीएस हिस्ट्री रिकॉर्ड कर लें और चेक करें कि उसकी ईपीएस किस स्पीड में पिछले 5 साल में ग्रो की है। तो चलिए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। एक स्टॉक है जिसकी की अर्निंग पर शेयर आप यहां पे देखेंगे, इसकी अर्निंग पर शेयर पिछले 5 सालों में करीब 33 लेवल से ग्रो करके ये करीब करीब 112 लेवल तक आ गई है। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये करीब 27.85% पर एनम का ग्रोथ रेट है। तो सपोज इस स्टॉक का पी रेशियो 30 है और इसकी जो ईपीएस ग्रोथ रेट है वो करीब 27.85 है। तो इसकी पीजी क्या होगी, इसकी पीजी होगी 30 डिवाइडेड बाय 27.85, जो लगभग करीब 1.1 1.2 के आसपास आएगी। किसी भी स्टॉक का कितना भी हाई पीजी रेशियो रहने दीजिए, पी 30 भी रहने दीजिए जो पी 15 से बहुत ऊपर है, पर अगर उसकी पीजी रेशियो 1 के आसपास आती है, 1 से बिलो आ जाए तो बेस्ट है, पर अगर 1 के आसपास आती है, 1.2 के नीचे रहती है, तो आप कह सकते हैं कि वो बहुत ओवर वैल्यूड तो नहीं है। इफेक्टिव मेथड है पी इंटरप्रिटेशन का, क्योंकि एक बहुत ही क्वांटिफाइबल मेथड है ये। ईपीएस ग्रोथ रेट आप कैलकुलेट करें, आप इस तरह से हमारे ऐप में ईपीएस का ट्रेंड देख के आप उसकी ग्रोथ रेट नोट कर सकते हैं पिछले 5 साल। उसको करंट पी रेशियो से डिवाइड कर दें। करंट पी अगर 30 है तो और ईपीएस ग्रोथ रेट 27.8 है तो उसको डिवाइड कर दें, आपको मिलेगा 1.1। तो अगर किसी भी स्टॉक की पी रेशियो 1 और 1 के बहुत करीब है या उसके नीचे है तो उस पी रेशियो को, भले वो हाई है लेकिन हम उसको अंडर वैल्यूड हम मान सकते हैं। पी रेशियो का एक चौथा इंटरप्रिटेशन और हम कर सकते हैं,
चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के रूप में स्टडी करते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक कंपनी की लास्ट 10 इयर्स की एक पी हिस्ट्री है। ये एक पी ट्रेंड चार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। तो पी ट्रेंड चार्ट स्टडी करके भी एक पी एनालिसिस किया जा सकता है, वही आप अभी देखेंगे। तो इस स्टॉक का आप देखेंगे आज से 10 साल पहले प्राइस अर्निंग रेशियो करीब 5 रुपए के लेवल पे था, 5.4, और आज ये बढ़ के करीब 26.48 लेवल्स पे आ गया है। तो पिछले 10 साल में ये पी रेशियो काफी ऊपर गया है। तो ये तो एक पी चार्ट हो गया ट्रेंड देख के। आप इस चार्ट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं ये ग्रोइंग ट्रेंड है। ये जो कंपनी है इसकी पी ग्रोइंग है। तो आज अगर इस कंपनी की पी 26 है तो मे बी आज से 3 साल बाद 26-30 के बीच में इसकी पी रहेगी। तो आज के डेट में पी कम है, फ्यूचर में ट्रेंड को देख के ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर ही जाएगी। तो इसका मतलब है हम अज्यूम कर सकते हैं कि यस ये स्टॉक आज के डेट में कोई ओवर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में इसकी पी और ऊपर ही जाने वाली है। इस इंटरप्रिटेशन को और बेहतर वे में करने के लिए हमें इसका प्राइस चार्ट भी देखना चाहिए। स्टॉक का पिछले 10 साल का प्राइस चार्ट और पिछले 10 साल का पी ट्रेंड दोनों को साथ में देखें तो हमने देखा था पी जो है कंटिन्यूसली ग्रो किया था, और अब यहां देखेंगे जो प्राइस भी है ये भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। प्राइस पिछले 10 सालों में 20% पर एनम के रेट से ग्रो किया है, और पी लगभग 17% पर एनम के रेट से ग्रो किया है। तो जो प्राइस ग्रोथ रेट है वो पी ग्रोथ रेट से ज्यादा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि शायद ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड लेवल पे जा रही है। अब इसको समझने के लिए क्यों मैं ये कह रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको पी रेशियो का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो प्राइस अगर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ईपीएस उस स्पीड में ग्रो नहीं कर रही है तो उस स्टॉक का क्या होगा, उस स्टॉक की पी रेशियो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। पी रेशियो बढ़ता जाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ग्रोइंग कंपनी जो अपनी प्रॉफिट्स को बहुत ही स्पीड में ग्रो करवा सकती है उसकी पी रेशियो बहुत हाई होती है। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं हमारे मार्केट में आज के डेट में, जैसे रिलैक्सो, आप उसकी पी रेशियो चेक करेंगे 100 के ऊपर है। वो क्यों उस प्राइस पे लोग खरीद रहे हैं, मींस एक अर्निंग पर शेयर से 100 गुना प्राइस ज्यादा देके लोग रिलैक्सो की शेयर्स खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत तेज ग्रो करने वाली है, उसकी ईपीएस ग्रोथ रेट जो है वो बहुत फास्ट होने वाली है, और ईपीएस ग्रोथ रेट अगर फास्ट है तो उसकी पीजी 1 के आसपास ही रहेगी। आपको एक और एग्जांपल दिखा, ये जो स्टॉक है ये ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रही है पिछले 10 सालों में। यस, उसका पी बहुत नीचे तक गया था, नेगेटिव भी चला गया था -16, पर उसको अगर थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दें तो आप देखेंगे कि लगभग ये पिछले कुछ सालों में 20 और 30 के लेवल का ही रेंज फॉलो कर रही है। आज के डेट में इसका पी 18 है। तो इसको देख के क्या लगता है इसका एवरेज पी कितना होगा? इसका एवरेज पी ऐसे ही 17, 18, 19 के आसपास इसका एवरेज पी लग रहा है। पर इसकी प्राइस चार्ट एक बार आप देखें, आप देखिए किस तरह से इस स्टॉक की प्राइस नीचे ही जाते जा रही है। प्राइस नीचे जा रही है पर उसकी जो पी रेशियो है वो अपने ही लेवल पे मेंटेन है। ऐसी कैसे? ऐसा तभी होगा जब उस स्टॉक की अर्निंग पर शेयर भी नीचे जा रही है। तो एक स्टॉक जो हम खरीदना चाहते हैं उसकी अर्निंग पर शेयर नीचे जा रही है, या तो वो डाइल्यूट हो रही है अर्निंग पर शेयर, या तो उसकी प्रॉफिट नीचे जा रही है। दोनों ही केस में ऐसे स्टॉक से दूर ही रहना बेटर है। लॉस मेकिंग कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया जाए? पी रेशियो की इंटरप्रिटेशन अगर हम उसकी पी चार्ट को देखें और उसके प्राइस चार्ट को देखें, दोनों साथ में अगर देखें तो एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग मिलता है एक प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में।
पी रेशियो इंटरप्रिटेशन इतना आसान नहीं है, बट अगर आप इन 4 मेथड्स को यूज करें, P15 मेथड, पीयर एनालिसिस मेथड, पीईजी मेथड जो सबसे इफेक्टिव है, और इस टाइप की ट्रेंड एनालिसिस, तो हमने आज अपने वीडियो में क्या समझा? पी का एक स्टैंड अलोन नंबर देखने से इतनी ज्यादा बात समझ में नहीं आती है, पर ये P15 रूल, पीयर एनालिसिस रूल, पीईजी रूल एंड पी ट्रेंड रूल, अगर इसको हम फॉलो करें तो हमें एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग पी के बारे में मिल जाएगी, और हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, खरीदे नहीं खरीदे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है। बेटर तो यही है कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड यूज किया जाए, लेकिन अगर आपके पास एक्सेस नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का, तो पी को यूज करके भी आप एक सेफ डिसीजन ले सकते हैं। उसकी एक्सेप्शंस है, लेकिन फिर भी ब्लाइंड इन्वेस्टिंग से तो वो बेटर ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।